हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा की पुस्तक से। तो उसी कड़ी में यह हमारा लेक्चर 3 है। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने देखा था कि ऐसे कौन कौन से युद्ध हुए जिसने ब्रिटिश प्रभुसत्ता को भारत में और प्रभावी रूप से आने में और अपनी सत्ता जमाने में मदद की। तो उसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं अगला युद्ध। तो अगला युद्ध है आंग्ल मैसूर का युद्ध। तो 4 युद्धों के द्वारा अंग्रेजों ने हैदर अली और उसके पुत्र टीपू की चुनौती समाप्त कर दी। मतलब 4 युद्ध, अंग्रेजों ने 4 युद्ध लड़े और हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान, उसकी चुनौती जो थी उसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया 4 युद्धों के पश्चात। और वस्तुतः अंग्रेज टीपू को ही कंपनी के शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। और जो अंग्रेज थे वह टीपू को खतरा मानते थे, किस लिए? क्योंकि जो टीपू था वह कंपनी को जो था वो ज़्यादा कर मुक्त नहीं करता था। कंपनी के जो व्यापार था उसमें बाधा उत्पन्न करता था। और टीपू जो था उसका, कह सकते हैं हम सामान्य भाषा में, तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा नहीं बनता था और ना ही उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका कुछ खास उसका बनता था। इसीलिए जो अंग्रेज थे वह टीपू को ही कंपनी के शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। और इसी कड़ी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ 1799 ईस्वी में। और देखिए, जो आंग्ल और मैसूर के बीच जो चौथा युद्ध हुआ, उस युद्ध में टीपू जो था अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, टीपू ने अपनी राजधानी बनाई हुई थी श्रीरंगपट्टनम को। तो वह श्रीरंगपट्टनम से लड़ रहा था अंग्रेज़ों से, और इसी राजधानी से वह लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों से वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। कब? 1799 ईस्वी में। अब देखिए क्या होता है। मैसूर राज्य के छोटे से टुकड़े पर पुराने राजवंश के एक बालक को बैठाकर उसके साथ सहायक संधि कर ली गई तथा राज्य के शेष क्षेत्र का विलय कंपनी राज्य में कर लिया गया। अब जो मैसूर राज्य था उसका जो एक छोटा सा टुकड़ा था जिसको अंग्रेजों ने जीत लिया था, उस पर उन्होंने क्या किया, जो उसी राजवंश का जो एक बालक था, छोटा बालक था, उसको मैसूर राज्य के छोटे से टुकड़े के गद्दी पर बैठा दिया। और जो शेष राज्य था उसको कंपनी ने क्या कर लिया, अपने में मिला। और इसी कड़ी में जो अगला युद्ध हुआ वह हमारा हुआ था आंग्ल मराठा का युद्ध। तो 1761 में हुए पानीपत के युद्ध में मराठों को जो क्षति पहुंची उससे वे माधवराव के काल में तो थोड़े समय के लिए उबरे, लेकिन उसकी शीघ्र मृत्यु ने मराठों को असुरक्षित बना दिया। अब देखिए क्या होता है आंग्ल और मराठा युद्ध में 1761 में। सबको पता है 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में मराठों को क्षति पहुंची थी काफ़ी हद तक। तो लेकिन जो मराठों को क्षति पहुंची थी 1761 में पानीपत के युद्ध में, उस युद्ध में जो माधवराव था उसके कारण जो मराठा थे वह थोड़े समय के लिए उबरे थे उस क्षति से। माधवराव जो था वह मराठों की अत्यधिक सहायता करता था, मराठों से उसको बहुत प्रेम था। तो माधवराव के काल में थोड़े समय के लिए मराठा उस क्षति से उबर गए, लेकिन शीघ्र ही क्या होता है, माधवराव की मृत्यु हो जाती है, जिससे जो मराठा थे वह पुनः अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अब देखिए माधवराव मर गए। अच्छा, उसके बाद जो मराठा पेशवा के पद के लिए जो संघर्ष हो रहा था, तो जो मराठा पेशवा पद के लिए जो संघर्ष हो रहा था उसमें क्या जो कंपनी थी, कंपनी को उस संघर्ष में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। लेकिन मराठे किसी तरह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बचा ले गए और दोनों पक्षों को कोई क्षति नहीं हुई। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। लेकिन 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा किए गए सहायक संधि ने मराठों को भयानक क्षति पहुंचाई। अब देखिए 1802 में क्या होता है, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, यानी कि जो मराठों का जो पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसने क्या किया, सहायक संधि कर ली थी एक। परंतु इस सहायक संधि ने जो मराठा थे
उनको भयानक यानी कि अत्यधिक क्षति पहुंचाई। और इसके बाद क्या होता है, मराठा सरदार एक होकर नहीं लड़े और इस प्रकार अंग्रेजों के हाथों पराजित होकर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा कंपनी राज्य को देकर संधि करने पर बाध्य हुए। अब दिखा तो हमारे राज्य में आपको पता ही है हमारे देश में पहले क्या होता था कि एकता नहीं थी, इसीलिए तो अंग्रेज हमारे देश में आ गए थे। और वहीं यहाँ पे भी होता है, जो मराठा थे, जो मराठों के सरदार थे, वह अगर एक होकर लड़ते तो शायद कंपनी को हरा देते। परंतु जो मराठा सरदार थे वह क्या कर रहे थे, अलग अलग कंपनी से लड़ रहे थे, जिसके कारण वह शीघ्र ही अंग्रेजों के हाथों से पराजित हो गया। और परिणाम स्वरूप उन सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा कंपनी राज्य को देकर संधि करना पड़ा। और वह संधि करना नहीं पड़ा, अंग्रेजों ने उन्हें संधि करने पर बाध्य कर दिया था, क्योंकि वह उनसे युद्ध हार चुके थे। अब इसी कड़ी में क्या होता है दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने कंपनी के जुए को उतारने का असफल प्रयास किया। अब देखिए जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसमें पेशवा जो थे, जो मराठों के पेशवा थे, वह जो कंपनी जो उनसे राज्य जीत गई थी उनको वापस लेने के लिए जो प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास जो था वह असफल रह गया। और इसके आगे परिणाम क्या होता है, पेशवा पद समाप्त कर बाजीराव को बिठूर भेज दिया गया। और जो पेशवा पद था मराठों का उसको समाप्त कर दिया गया, और जो बाजीराव थे उनको बिठूर भेज दिया गया, जहां उसने कंपनी का पेंशन या प्रथा बनाकर शेष जीवन बिताया। अब उनको बिठूर भेज दिया गया, जहां कंपनी उन्हें पेंशन देती थी और वह अपना जीवन व्यतीत करने लगे, कहाँ, बिठूर में। सतारा के राज्य को पुनः जीवित कर उसके साथ सहायक संधि करने के पश्चात पेशवा के राज्य को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया। अब देखिए सतारा का जो राज्य था उसको अंग्रेजों ने पुनः जीवित किया तथा उसके साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि कर ली। और उसके बाद क्या होता है, पेशवा के राज्य, जो पेशवा का जो राज्य था उसको कंपनी के राज्य में मिला लिया गया, यानी कि विलय कर लिया गया। और इसी कड़ी में जो अगला युद्ध होता है वह होता है पंजाब के साथ युद्ध। दो आंग्ल सिख युद्धों के पश्चात 1849 में डलहौजी ने पंजाब पर कंपनी राज्य का विस्तार कर दिया। अब देखिए, दो आंग्ल सिख युद्ध, मतलब आंग्ल और सिख में दो युद्ध हो चुके थे। और उसके पश्चात 1849 में क्या किया, डलहौजी ने क्या किया, पंजाब पर जो कंपनी थी उसके राज्य का विस्तार कर दिया। यानी कि डलहौजी ने पंजाब राज्य पर अपने कंपनी के राज्य का विस्तार कर लिया। और उसके पहले 1843 में सिंध का विलय किया जा चुका था। और इस युद्ध से पहले 1843 में क्या हुआ था, सिंध का विलय पहले से ही किया जा चुका था। इस प्रकार युद्धों के माध्यम से क्षेत्र विस्तार करने के साथ साथ कंपनी ने व्युपगत के सिद्धांत के अनुसार जिस राज्य का सीधा वारिस नहीं होता था उन्हें अपने राज्य में मिलाकर विस्तारित कर लिया। अब देखिए, अंग्रेजों ने कई युद्ध लड़े और इन्हीं युद्धों के माध्यम से कंपनी जो थी अपने राज्य का, यानी कि अपने जो क्षेत्र थे उसका विस्तार करने में बहुत हद तक सफल रही। और इसके साथ साथ कंपनी ने व्युपगत के सिद्धांत, अब ये व्युपगत का सिद्धांत क्या होता है यह मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। देखिए, ये व्युपगत का सिद्धांत यह था कि मान लीजिए किसी राज्य या फिर किसी जगह का अगर कोई सीधा वारिस नहीं होता था, यानी कि उस राजा का पुत्र नहीं होता था, तो क्या करते थे ये लोग, इस व्युपगत के सिद्धांत के अनुसार अगर उसका पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे और अपने राज्य का विस्तार कर लेते थे। और इसी प्रकार के सिद्धांत को हम व्युपगत का सिद्धांत कहते हैं। अब क्या होता है, अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया, वर्मा का विलय उसे 3 युद्धों में पराजित कर किया गया। अब देखिए, अवध का विलय कुशासन, यानी कि जो अवध के जो शासक थे वह सुशासन नहीं करते थे, वह कुशासन करते थे। उसी कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने क्या किया, जो अवध था उसका विलय कर लिया। और वर्मा था उसका विलय करने के लिए अंग्रेजों ने वर्मा को 3 युद्धों में पराजित कर दिया गया। यानी कि अंग्रेजों ने वर्मा से 3 युद्ध लड़े और तीनों में उसको पराजित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्मा का भी विलय
और कंपनी राज्य में हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हैदराबाद और राजस्थान की रियासतें कंपनी की अधीनता स्वीकार करती थीं। यानी कि जो हैदराबाद था और राजस्थान था वे लोग कंपनी से हार मानते थे और उसकी रियासत स्वीकार करती थी, परंतु नेपाल के साथ युद्ध करके उससे तराई का क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। अब देखिए अंग्रेजों ने नेपाल के साथ युद्ध लड़ा और नेपाल का जो उससे तराई का क्षेत्र था वो क्या किया, अंग्रेजों ने नेपाल के साथ युद्ध करके अपने अख्तियार में ले लिया। और इसी कड़ी में आगे क्या होता है, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ भी दो युद्ध किए गए लेकिन उसे अधीन नहीं बनाया जा सका, लेकिन उसके साथ भी मैत्री संबंध बनाकर रखा गया ताकि रूस की चुनौती का मुकाबला किया जा सके। अब देखिए अंग्रेज बहुत होशियार थे, उन्होंने अफ़गानिस्तान से युद्ध लड़ा और लड़ा तो यह सोच करके था कि अफ़गानिस्तान को युद्ध में पराजित कर देंगे, उसका क्षेत्र भी अपने अंडर में ले लेंगे, परंतु अंग्रेज ने अफ़गानिस्तान को पराजित नहीं कर पाया। अब अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि अफ़गानिस्तान को अगर हम पराजित नहीं कर पाएंगे, और अगर आप विश्व के मैप में देखें तो अफ़गानिस्तान में अगर कोई राज्य अपना बंदरगाह या फिर अपनी सैन्य विमान को अगर खड़ा करता है तो वह काफ़ी आसानी से रूस पर नज़र रख सकता है और रूस से जो हमला होगा वह उसको बहुत ही आसान से रोक सकता है। परंतु जो अफ़गानिस्तान था वह अंग्रेज़ों से पराजित नहीं हुआ। अब इसके लिए अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया और जब यह पराजित नहीं हुआ तो अंग्रेज़ों ने इससे मैत्री संबंध बना लिया, यानी कि उसके साथ मित्रता का संबंध बना लिया ताकि रूस की चुनौती, यानी कि अगर रूस कुछ आनाकानी करे अंग्रेज़ों के साथ तो वह अफ़गानिस्तान के ज़रिए रूस की चुनौती का मुकाबला कर सके। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट ख़त्म होता है। तो कल से हम बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।